हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, इंडिया एजुकेशन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज बहुत ही अच्छी मैं एक श्रृंखला जो आईएमपी क्वेश्चनों की 11th क्लास के लिए व्यावसायिक शिक्षा जो कृषि ट्रेड चल रही है। तो बच्चों, मैं आज जो आपको आईएमपी क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ये आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट आईएमपी है ना। तो आपको इन क्वेश्चनों को देख करके एग्ज़ाम देना है। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको अर्धवार्षिक में तो काम आने वाले हैं, बट वार्षिक की दृष्टि से भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। बच्चों, अगर आपने बहुत कम ही सिलेबस में पढ़ा हुआ है और यदि आप आईएमपी क्वेश्चन इन आईएमपी क्वेश्चनों को पढ़कर जाते हैं तो अर्धवार्षिक परीक्षा में मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कुछ आपको, लगभग 70 से 80% क्वेश्चन यहीं से आपको देखने मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से आप इन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, समझेंगे, है ना। तो देखिए, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये एक आईएमपी क्वेश्चन है जो लघु उत्तरी में आपको 3 नंबर में आपको ये पूछ सकता है। नर्सरी क्या है ना। तो नर्सरी क्या है बच्चों, इसके पहले आपने पढ़े हैं, मैंने समझाया हुआ भी है ना। तो नर्सरी एक ऐसी जगह है, ये जो नर्सरी है, जो एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम पौध तैयार करते हैं, है ना। क्या करते हैं, पौध रोपण के लिए तैयार करते हैं, है ना। तो देखिए, पढ़ते हैं जरा। नर्सरी एक ऐसी जगह है जहाँ पौधरोपण सामग्री की जड़ें या बीज के अंकुरण बेहतर तरीके से अनुकूल बढ़ती परिस्थिति में प्राप्त होते हैं, है ना। बीज एक नर्सरी में प्रभावी ढंग से अंकुरित होता है। कैसे, कि एक नर्सरी जो रहती है उसको सही तरीके से सिंचाई वहाँ पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है, एक पोषण अच्छी तरीके से मिल जाता है। उसको दवाइयाँ समय समय पे, जो कीट या रोग लग रहे हैं, तो एक छोटा क्षेत्र होता है तो बहुत ही अच्छे से वहाँ पे देख रेख हो जाती है। तो ये छोटे से क्षेत्र में एक छोटी सी रोपा तैयार कर सकते हैं हम। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, नर्सरी। तो वहाँ सही तरीके से देख रेख हो जाती है आसपास, इसे भी हम बोलते हैं नर्सरी। ठीक है। तो पौधे क्या होते हैं कि बेहतर तरीके से इस नर्सरी में बढ़ते हैं। ठीक है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, नर्सरी, है ना। तो ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से आपने पढ़ा हो या आपके बुक से अच्छे से छोटे रूप में याद कर सकते हैं इसको। तो ये एक आईएमपी क्वेश्चन है, इसको देख लेना। ठीक है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। फूलों की खेती यानी कि फ्लोरीकल्चर क्या होता है ना। ये भी एक मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये आपको लघुत्तरी में 3 नंबर में पूछ सकता है ना। तो फ्लोरीकल्चर जो किसे कहते हैं, इसको समझना है ज़रा। फ्लोरीकल्चर एक ऐसी शाखा है जिसमें हम फूलों का अध्ययन करते हैं ना। काय का अध्ययन करते हैं, फूलों का अध्ययन करते हैं। तो और क्या होता है, सजावटी पौधों की खेती, जैसे सजावटी जो पेड़ होते हैं ना, उसका और प्रसंस्करण और विपणन, बगीचे के साथ भू निर्माण रख रखाव से संबंधित है। ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि फ्लोरिकल्चर एक ऐसी शाखा है जिसमें हम फूलों का अध्ययन करते हैं। क्या का अध्ययन करते हैं, फूलों का अध्ययन करते हैं, उसे ही हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। जरा डिटेल में यहाँ से पढ़ें। फ्लोरिकल्चर बागवानी की एक शाखा है, ध्यान से आप सुन लेंगे तो हो सकता है यहीं की चीज़ें आप लिख लें, है ना। तो ध्यान से इसको सुन ले एक बार। फ्लोरिकल्चर बागवानी की एक शाखा है जो सजावटी पौधों की खेती, प्रसंस्करण और विपणन, बगीचों के साथ भू निर्माण और रख रखाव से संबंधित है, ताकि आसपास का सौंदर्य की दृष्टि में से सुखद वातावरण दिखाई दे, है ना। फूलों की खेती एक विशाल क्षेत्र है जिसमें सभी प्रकार के सजावटी पौधे की खेती उत्पादन शामिल है, जो जैसे कि क्रॉटन, कैक्टाई, ऑर्किड, ये सारे फूलों की हम क्या फ्लोरिकल्चर में खेती करते हैं, है ना। तो एक छोटे रूप में भी आप इसको लिख सकते हो। तो ये फ्लोरिकल्चर की परिभाषा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद एक आईएमपी क्वेश्चन, आंतरिक बागवानी क्या है ना। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंतरिक बागवानी, आंतरिक बागवानी एक घर के अंदर बढ़ते पौधों को आंतरिक बागवानी के रूप में जाना जाता है। जो आप घर के अंदर जैसे मनी प्लांट लगाते हैं, जो पॉट गमले में, आप जब घर के अंदर गमले में जब छोटे छोटे पौधे लगा लेते हो एक सजावट के लिए, या कहें हम अच्छी हवा ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए, है। इसलिए आप जब घर के अंदर बागवानी जो लगाते हो उसको ही बच्चों हम क्या बोलते हैं, आंतरिक बागवानी कहते हैं, है ना। एक घर के अंदर बढ़ते पौधों को आंतरिक बागवानी के रूप में जाना जाता है। यह ना केवल घर के अंदर सुंदर, सुखद और आकर्षक बनाता है, बल्कि हवा की गुणवत्ता में भी सुधार लाता है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं अच्छी ऑक्सीजन के लिए भी हम घर के अंदर क्या करते हैं, पौधों को लगाते हैं, है ना, सजावट के लिए। इसलिए हम क्या करते हैं, घर के अंदर पौधों को लगाते हैं। तो ये एक आंतरिक बागवानी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सरल क्वेश्चन है। जो जैसा कि आप नाम से ही इसको लिख सकते हैं, ये आंतरिक बागवानी बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। अगर छोड़ के जो बच्चा आ रहा है तो ये गलत बात है, आप सारे क्वेश्चन करोगे। ठीक है।
एक मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, लूज फ्लावर व कट फ्लावर में अंतर बताइए। लूज फ्लावर और कट फ्लावर में अंतर, ये पिछले बार के पेपरों में भी आया हुआ है और आने वाले समय में भी ज़रूर रिपीट होगा ये, है ना। लूज फ्लावर और कट कट फ्लावर क्या होता है, समझिए ज़रा। लूज फ्लावर और कट फ्लावर, लूज फ्लावर को बिना डंठल के काटा जाता है, और जबकि लूज फ्लावर उसको खुले फूल भी बोल सकते हैं हम इसको। आपकी जो बुकों में लिखा हुआ है खुले फूल, है ना। लूज फ्लावर और कट फ्लावर, तो और जबकि कट फ्लावर क्या है, डंठल वाला होता है। जैसे देख रहे हो आप, कोई फूल रहते हैं तो उनको क्या करते हैं, इस टाइप का फूल रहता है तो एक छोटे डंठल यहाँ से आप तोड़ देते हैं ना, यहाँ से आप तोड़ लेते हैं। और जो कट फ्लावर होता है, तो कट फ्लावर को डंठल से ही तोड़ते हैं। जैसे इस टाइप का लंबा डंठल रहेगा और तोड़ लेंगे। ये हो गया कट और ये हो गया खुला, ठीक है, खुला फूल, ठीक है। तो ये कट फ्लावर और लूज फ्लावर में अंतर है। लूज फ्लावर को बिना डंठल के काटा जाता है, जबकि कट फ्लावर को हम क्या करते हैं, डंठल के साथ काटते हैं ना। कितना सरल है, कितनी सरल परिभाषा है, आप आसानी से लिख सकते हो। सेकंड पढ़ते हैं, लूज फ्लावर को माला, पूजा के उपयोग में लाते हैं हम। जो आपने देखे होंगे घर में आप तोड़ते हैं, छोटे छोटे फूल तोड़ते हैं ना, जिसमें डंठल नहीं होता है, तो उसकी क्या करते हैं, आप माला बनाते हैं। माला बनाते हैं कि नहीं, ठीक है। तो वो लूज फ्लावर क्या होता है, माला और पूजा में उपयोग करता है। और कट फ्लावर को हम फूलदान गमलों में इस टाइप से रखते हैं। देखिए, एक छोटा गमला है ये, ठीक है, तो ये लंबा, इस टाइप से आप, ये देखो ये, इस टाइप से आप क्या करते हो, कट फ्लावर को गमले में रखने के लिए उपयोग करते हो, है ना। और वो माला और पूजा के लिए उपयोग किया जाता है। तो बहुत ही सरल ढंग से आप इसको याद करेंगे तो बहुत आसान चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा कठिन नहीं है ना। तो लूज फ्लावर माला और पूजा के लिए उपयोग किया जाता है और कट फ्लावर का उपयोग फूलदान बनाने के लिए किया जाता है ना। फिर तीसरा देखते हैं हम, लूज फ्लावर को लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं, ठीक है। लूज फ्लावर क्या है, बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं, ठीक है। जैसे एक ही दिन आपने माला बनाया और दूसरे दिन वो माला मुरझा जाती है पूरी, है ना। तो लूज फ्लावर बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं, और जो कट फ्लावर रहते हैं, कुछ दिनों तक इनको रखा जा सकता है और कुछ दिनों तक ये मुरझाते नहीं है ना। कट फ्लावर बहुत सारे हैं, आपने देखे होंगे, ठीक है। इसके बाद में चौथा देखिए, इनका परिवहन आसान है, जबकि कट फ्लावर को सुरक्षा अधिक लगती है ना। ये बहुत ही अच्छे से आप, जो चार चीज़ें हैं, अंतर, चार अंतर आप याद कर लीजिए, और इतने ही चार आपने लिख दिए तो बहुत ही अच्छे अंक आपको प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन इसको हम बोल सकते हैं, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, बहुत ही आसान और सरल क्वेश्चन है, आईएमपी भी कह सकते हैं इसको, है ना, कि मौसम के आधार पर फूलों का वर्गीकरण कीजिए। मौसम के आधार पर, है ना। तो सर्दी के मौसम में फूल, गर्मियों के मौसम में फूल और बरसात के मौसम में फूल, ये तीन प्रकार से इसको आप लिख सकते हैं। सर्दियों के मौसम में फूल, इनको कम तापमान की आवश्यकता होती है ना। जो सर्दियों के फूल होते हैं बच्चों, इनको क्या होता है, कम तापमान की आवश्यकता होती है ना। कम तापमान की आवश्यकता होती है। इन्हें सितंबर और अक्टूबर में बोया जाता है, और पौधों की रोपाई अक्टूबर और नवंबर में किया जाता है। तो जो सितंबर और अक्टूबर में क्या करते हैं, इसकी पौधरोपण के लिए बुआई करते हैं ना, पौध तैयार करने के लिए बुआई करते हैं। उसके बाद जब पौधे तैयार हो जाते हैं तो अक्टूबर नवंबर में क्या करते हैं, हम इसको लगा लेते हैं। एक मिनट। तो इस टाइप से क्या होता है, सर्दी मौसम के फूल होते हैं ये, है ना। उसके बाद में हम देखते हैं गर्मियों के मौसम के फूल। गर्मियों के मौसम के फूल में क्या होता है बच्चों, ये पौधे गर्मियों के मौसम में उगाए जाते हैं, और फूलों में उच्च तापमान सहने की क्षमता होती है। बीज फरवरी मार्च में क्या होते हैं, बोते हैं इस इनको, है ना। तो ये कौन कौन से हैं, जैसे कि सूरजमुखी हो गया, जीनिया आदि हो गए, है ना। तो ये गर्मियों के मौसम के फूल हो गया। ये पौधे गर्मी क्या करते हैं, सहन कर लेते हैं, उच्च तापमान सहन कर लेते हैं, इसलिए इनको क्या करते हैं, हम गर्मियों के मौसम में लगाते हैं। दो चीज़ समझ आ गई आपको आसानी से। बरसात के मौसम के फूल, इन फूलों को बरसात में उगाते हैं। इनको जून महीने में बोते हैं और जुलाई में रोपते हैं, ठीक है। ये अमरंथस हो गया, बालसम हो गया, ठीक है। तो ये क्या होता है, बरसात ज़्यादा सहन कर लेते हैं, यही कह सकते हैं हम। तो ये तीन प्रकार से इनको आप फूलों को वर्गीकृत कर सकते हैं। यदि एग्जाम में ऐसा आ गया आपको क्वेश्चन कि मौसम के आधार पर फूलों का वर्गीकरण, तो आप बोलेंगे सर्दी के मौसम में, गर्मियों के मौसम में और बरसात के मौसम में, ठीक है। ये तीन प्रकार से वर्गीकरण कर देना है आपको, बहुत ही आसान तरीके से। ये लगभग 5 नंबर में आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है। एक क्वेश्चन ये भी आईएमपी है, भारतीय फूलों की खेती की संभावना क्या बताइए, है ना। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं, इसको ध्यान से आप पढ़ लें यदि क्वेश्चन ऐसा आता है, ठीक है। मोस्ट आईएमपी तो मैं नहीं कहूँगा, पर आईएमपी तो है ये क्वेश्चन, है ना। तो इसको पढ़ लें, अपन समझ लें, ठीक है। भारतीय फूलों की खेती की संभावना है। पुराने समय से ही भारत में फूल उगाने को एक परंपरा के रूप में माना गया है। इसे उच्च विकास उद्योग के रूप में माना जाता है। सरकार की उदार नीतियों के कारण निर्यात आधारित
फूलों का उत्पादन बढ़ा है। भारत में फूलों की खेती की क्या क्या संभावना है ये देखें ज़रा। पहला देखें कि फूलों के विभिन्न उपयोग के कारण फूलों की खेती का अवसर बढ़ रहा है। कैसे कैसे विभिन्न उपयोगों के कारण फूलों का अवसर बढ़ रहा है। सौंदर्य शास्त्र के रूप में फूलों का प्रयोग किया जा रहा है। प्रार्थना, त्योहार, अन्य अवसरों हेतु शायद लोगों की बढ़ती क्रय शक्ति के कारण भी इनको उपयोग किया जा रहा है ना। तो एक तरीके से इसलिए फूलों की मतलब संभावनाएं बढ़ी हैं खेती की। फिर दूसरा देखते हैं फूलों के पौधों और उनकी उपज, जैसे कि गुलदस्ता, माला व वर्धित उत्पादों जैसे सूखे फूल, पॉटकल्चर की मांग विभिन्न कार्यों और समारोह में दिन प्रतिदिन क्या है फूलों का महत्व बढ़ रहा है, इसलिए फूलों की खेती हम कर रहे हैं, इसलिए संभावना बनी हुई है। उसके बाद तीसरा, कार्यनीति और भौगोलिक रूप से हमारे देश में प्रमुख फूलों के बाजारों यूरोप और पूर्वी एशिया के बीच अच्छी तरह से स्थिति बढ़ रही है ना। उसके बाद में देखते हैं चौथा पॉइंट, सरकार द्वारा बनाए गए मॉडल पुष्प केंद्रों और कृषि निर्यात क्षेत्रों के विकास के कारण निर्यात को बढ़ावा मिलने की संभावना है। तो इस प्रकार से देखिए आपने कि चार कारण ऐसे हैं प्रमुख जो फूलों के खेती करने की संभावना को बढ़ा रहे हैं। और खेती ज़्यादातर फूलों की करना इसलिए भी लाभदायक मानते हैं क्योंकि ये आर्थिक दृष्टि से बहुत ही लाभदायक है। किसानों को आर्थिक लाभ अच्छा मिल जाता है, इसलिए फूलों की खेती ज़्यादा की जाती है ना। ठीक है, आसानी से इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल लिख सकते हो, छोड़ करके नहीं आना है कोई भी क्वेश्चन आपको। अब आपको एक क्वेश्चन बिल्कुल आसान और सरल क्वेश्चन, सजावटी पौधों का वर्गीकरण जीवन काल के आधार पर, काय के आधार पर, जीवन काल के आधार पर भी आपको पूछ सकता है ना। तो ये बच्चों ये आसान क्वेश्चन है। अगर यहाँ से वीडियो से भी आप, मैं बता रहा हूँ, इस वीडियो को 2 बार देख करके भी एग्जाम में बैठते हो तो आप आसानी से पेपर को हल करके आएंगे, है ना। इसलिए ये वीडियो को आप 2 बार जरूर देखेंगे, तभी आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा। लगभग ये वीडियो आपको 1 घंटा से अंदर का बन रहा है, तो 1 घंटा से अंदर का बन रहा है तो आप स्पीड बढ़ा करके वीडियो को क्या कर सकते हो बच्चों, देख सकते हो। तो एक तरीके से आपको IMP क्वेश्चनों की बहुत ही अच्छी श्रृंखला कंप्लीट हो जाएगी आपकी, है ना। तो देखते हैं इसको, सजावटी पौधों का वर्गीकरण जीवन काल के आधार पर किस टाइप से किया है। तो सबसे पहले जीवन काल के आधार पर देखते हैं। पहला वार्षिक, वार्षिक, द्विवर्षीय, उसके बाद में आ जाते हैं हम सदाबहार, है ना। वार्षिक, द्विवर्षीय और सदाबहार। तो वार्षिक फूल आप नाम से ही पता चल पा रहा है कि भाई ऐसा पौधा जो एक वर्ष में मतलब एक बार अपना फूल देता है और जीवन काल 1 वर्ष में कंप्लीट कर लेता है ना। पौधा जो एक अंकुरण के मौसम में बीज के अंकुरण से लेकर बीज उत्पादन तक अपना जीवन चक्र पूरा करता है, वे जीवन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं, जैसे कि बीज अंकुरण, विकास, फूल आना, बीज निर्माण, ये सब क्या होता है बच्चों, एक मौसम में 1 वर्ष में कंप्लीट कर लेता है ना। तो ये विभिन्न फूल भी दिए हुए हैं, ये आपने पढ़े होंगे, है ना। तो 1 वर्षीय और ये द्विवर्षीय हो गया। द्विवर्षीय में आप समझ सकते हो 2 वर्ष में अपना कायिक वृद्धि, वानस्पतिक वृद्धि, फूल फूल देना, ये सारी चीज़ 2 वर्ष में कंप्लीट कर लेता है, और इसको द्विवर्षीय बोल सकते हैं, है ना। और सदाबहार ऐसे फूल जो एक बार लगाने के बाद 12 मासी फूल के रूप में बहुत बार फूल देते हैं, उन्हें हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, सदाबहार फूल। तो ये 3 प्रकार से आपको वर्गीकरण करना है। अगर एग्जाम में ऐसा आता है कि वर्गीकरण कीजिए जीवन काल के आधार पर, तो वार्षिक हो गया, द्विवर्षीय हो गया और सदाबहार हो गया। ठीक है, तो ये, और एक चीज़ और याद रखेंगे, सदाबहार को भी कुछ 2 भागों में यहाँ पे विभाजित किया गया है, एक काष्ठी सदाबहार और एक साकी सदाबहार। काष्ठी सदाबहार वो होगा जिनका जो तना होता है वो कड़ा होता है ना, जिनका तना क्या होता है, कड़ा होता है। और साकी जो सदाबहार ऐसा होता है जिनका जो तना होता है नरम होता है ना। तो ये 2 प्रकार से इसको देख लेना आप। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आप लिख सकते हो, अपने मन से भी बना सकते हो, इस क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है ना। ठीक है, बहुत ही IMP क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में फूलों की खेती का क्या महत्व है। आखिर फ्लोरिकल्चर आप पढ़ रहे हो और ये क्वेश्चन ना आए ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है, आपको तो बनना ही चाहिए एटलीस्ट, है ना। तो ये फूलों की खेती का महत्व क्या है भाई, इसको समझें हम। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड डेटाबेस के अनुसार देश में अग्रणी फूल उत्पादन जो राज्य है वो कौन सा राज्य है, तमिलनाडु है ना। इसके बाद कर्नाटक है, ठीक है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है। तो सबसे ज़्यादा फूल का आप तमिलनाडु में, फिर कर्नाटक में, उसके बाद फिर पश्चिम बंगाल में देखे गए, है ना। तो ये एक तरीके से हम फूल की जो महत्व को अगर बात करें तो ये फूलों का अपना ही एक अलग महत्व है ना। सजावट के लिए हम फूलों का प्रयोग करते हैं, धार्मिक कार्यों में, राजनीतिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में। और फूलों का उपयोग हम जैसे कि सजावट के लिए तो करते ही करते हैं, परंतु औषधि के रूप में भी करते हैं। और एक तरीके से आप खाद्य पदार्थ में भी आप फूलों का
उपयोग करते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट लिखे हुए हैं, फूलों की क्या क्या हिस्सेदारी है, क्या क्या महत्व है, ये आप खुद भी मन से बनाकर लिख सकते हो और आप इसको देख करके भी पढ़ लेना, ठीक है। बहुत ही हम यहाँ पे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन मैं इसको कह सकता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन बन सकता है, नर्सरी बेड किसे कहते हैं, ये भी बन सकता है। और नर्सरी बेड तैयार करते समय बरती जाने वाली सावधानियां क्या क्या यहाँ पे हैं, है ना। तो पहला पढ़े जरा, नर्सरी बेड में हवा आने जाने की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। एक तो जल निकास अच्छी तरह होना चाहिए, है ना, पानी भरा हुआ ना रहे आपके खेतों में। फिर तीसरी बात क्या है, मिट्टी भरपूर उपजाऊ होनी चाहिए। अच्छी उपजाऊ मिट्टी में आप फूल लगाते हैं तो आपको अच्छी से अच्छी उपज प्राप्त हो जाएगी, है ना। इसके बाद में देखेंगे, मिट्टी में किसी प्रकार के नेमेटोड्स, कीट और रोगजनक नहीं होना चाहिए। मतलब नेमेटोड्स यानी जड़ों को आंतरिक रूप से नुकसान पहुंचाने वाले कीट हो गया, रोग हो गया, ये सारी चीज़ क्या है मिट्टी में ना हो, इसके लिए मिट्टी को अच्छी तरह से उपचारित करके बीज को आपको बोना है ना। उसके बाद में आखिरी पॉइंट देखते हैं, नर्सरी की चौड़ाई 1 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, है ना। ये आपको ध्यान रखना है नर्सरी बेड तैयार करते समय, ये सावधानियां रखना है आपको। नर्सरी बेड क्या होता है मैंने आपको समझाया हूँ। नर्सरी बेड यानी कुल मिला के आपके घर में जो रोपा तैयार करने के लिए आप छोटी छोटी जो सारणी तैयार करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, नर्सरी बेड बोल सकते हैं, है ना। तो ये रोपा तैयार किया जाता है जहाँ पे एक छोटा सा क्षेत्र होता है जिसमें रोपा तैयार करता है, जैसे टमाटर, मिर्च, बैगन का आप जैसे रोपा तैयार करते हो ना, और एक छोटी सी बनाते हो, तो उसी टाइप के इसी को बोलते हैं नर्सरी बेड बोलते हैं। और नर्सरी बेड को तैयार करने में क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको मैंने समझाया है। एक क्वेश्चन इस छोटा सा 3 नंबर के क्वेश्चन में बन सकता है, ग्रीन हाउस पॉली हाउस क्या होता है ना। ग्रीन हाउस पॉली हाउस क्या होता है भाई, पॉली हाउस और ग्रीन हाउस ये होता है कि यह पॉलीफिल्म और सेडनेट से बना एक फ्रेम कवर संरचना होती है। जैसे कि आप कहीं बाहर घूमने जाते होगे तो इस टाइप का सेट बना हुआ रहता है ना, सेट बना हुआ तो उसमें नेट लगा देते हैं, हरे कलर की है, पूरे भर पैक कर देते हैं, और उसके अंदर क्या करते हैं, आप एक नर्सरी तैयार करते हैं, नर्सरी। और नर्सरी बहुत ही अच्छे से आसान तरीके से उसमें उसको अच्छा तापमान मिल जाता है, अच्छे तरीके से सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो एक अच्छी बागवानी या नर्सरी हम कह सकते हैं उसको तैयार हो जाती है। तो यह पॉलीफिल्म या सैडनेट से बना होता है, एक फ्रेम कवर संरचना है, ताकि पौधों को आंशिक रूप से या पूरी तरह से संशोधित वातावरण में उगाया जा सके, है ना। ऐसी संरचनाएं पर्याप्त वेंटिलेशन एक साथ प्रदान की जाती है, ठीक है। और इनमें तापमान और आर्द्रता नियंत्रण उपकरण हो सकते हैं। अंकुरों की को संरचना के अंदर उठी हुई क्यारियों या प्लग ट्रे में रखा जाता है, जिसका उपयोग पौधों और उतक संवर्धन पौधों को सख्त करने के लिए किया जाता है। जो ये सैडनेट जो बनाया जाता है ना, तो ये क्या है, एक सैड ऐसा तैयार किया जाता है, ठीक है। जैसे आप कहीं बाहर घूमने जाते हैं तब देख पाते होंगे, इस टाइप का एक सेट तैयार रहता है। तो उसमें क्या है, नेट लगा करके एक तरीके से एक अच्छा वातावरण दिया जाता है अंदर के जो पौधे हैं ना उनको। तो उस अंदर के जो पौधे हैं उन प्रो ट्रे में भी लगा सकते हो उसके अंदर पौधे, या जो उत्तक संवर्धन वाले टिश्यू कल्चर वाले जो पौधे आप लाते हो, तो इसके अंदर उसको थोड़ा नॉर्मल तापमान में नियंत्रण करके आप क्या करते हैं, पौधों को कर सकते हैं, उगा सकते हैं, है ना। तो एक अच्छी नर्सरी यहाँ रेडी हो जाती है और अच्छी सुविधाएं होती हैं, इसलिए यहाँ पे आप साइड में लगाते हो, उसी को हम बोलते हैं पॉली हाउस, पौधों को लगाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है। नर्सरी का महत्व क्या है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन कह सकते हैं इसको हम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, नर्सरी का महत्व क्या है कि पहला पॉइंट, बेहतर देखभाल और प्रबंधन के कारण छोटे और महंगे संकर बीजों की बर्बादी बहुत कम होती है। एक अच्छी नर्सरी में क्या होता है, आप महंगे महंगे बीज खरीद के लाते हैं मार्केट से, है ना। तो महंगे महंगे बीज खरीद के लाते हैं तो आप उपयोगी होता है कि वो सारे बीज उग जाएं, हाइब्रिड के बीज होते हैं, महंगे बीज होते हैं, तो सारे बीज क्या होते हैं, उनकी बर्बादी ना हो, अच्छी तरह से उग जाए। इसलिए आप क्या होता है, क्योंकि नर्सरी में क्या होता है, अच्छी देखभाल हो जाती है, तो वो वाले बीजों को, महंगे बीजों को क्या करते हो आप नर्सरी में लगाते हो, तो बर्बादी कम होती है, पहला महत्व। दूसरी बात क्या करें, तुलनात्मक रूप से छोटे क्षेत्र में आदर्श स्थिति प्रदान करके अंकुरण प्रतिशत में सुधार लाया जा सकता है। मतलब जितना भी बीज लगा रहे हैं आप, उन सारे बीजों का क्या अंकुरण अच्छी तरीके से हो जाए, इसलिए हम बीजों को क्या नर्सरी में लगाते हैं। तीसरी बात क्या, नर्सरी क्षेत्र छोटा होने के कारण न्यूनतम रख रखाव
लागत और रखरखाव के साथ पौधों को बेहतर तरीके से प्रबंधित किया जा सकता है। एक छोटा क्षेत्र रहता है, छोटा क्षेत्र में आप पानी अच्छे से डाल सकते हो, पोषण अच्छे से दे सकते हो, हैं, दवाइयाँ अच्छे से दे सकते हो, कीटनाशक अच्छे से दे सकते हो, इंसेक्टिसाइड, हैं, उसके बाद आप हर्बिसाइड भी वहाँ अच्छे से डाल सकते हो। मतलब एक छोटा क्षेत्र होता है तो सुविधाएँ अच्छी होती हैं, इसलिए हम नर्सरी उपयोग में लाते हैं ना। इसके बाद दूसरी बात देखते हैं, रोपाई के लिए नर्सरी में मजबूत और स्वस्थ पौधों का चयन करके मुख्य खेत में फसल की बेहतर और एक समान वृद्धि को जीवित रहने के अवसर में वृद्धि के माध्यम से प्राप्त किया जाता है ना। उसके बाद में पांचवी बात देखते हैं कि बीज बीज से पूर्व रोपण मुख्य खेत में फसल की वृद्धि अवधि को कम से कम 1 महीने कम कर देता है। क्योंकि 1 महीने कम इसलिए कर देता है क्योंकि अच्छी ग्रोथ नर्सरी में हो जाती है, उसके बाद में वहाँ से स्थानांतरित आप क्या करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग करते हो, तो उसमें क्या होता है 1 महीने की वृद्धि मतलब कम हो जाती है ना। 1 महीने कम हो जाता है, अच्छे से ग्रोथ करता है, जल्दी जल्दी ग्रोथ करता है पौधा, है ना। उसके बाद में छठवीं बात देखते हैं, नर्सरी में कीटों, रोगों और खरपतवारों का नियंत्रण आसान तरीके से हो सकता है, क्योंकि छोटे छोटे क्षेत्र में नर्सरी होती है तो हम कीट भी अच्छे से वहाँ से हटा सकते हैं, रोग भी और खरपतवार भी वहाँ से हटा सकते हैं, है ना। बहुत ही अच्छे तरीके से हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये नर्सरी का महत्व है। आप 5 महत्व भी लिखते हो तो आपके लिए सफिशेंट है ना। पर एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन छोड़ के आपको आना नहीं है, क्योंकि आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, और यदि आप क्वेश्चन छोड़ के आते हैं तो ये बहुत गलत है ना। तो क्वेश्चन पूरे के पूरे आपको हल करना है, जैसे भी बनाओ आप क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन बनाओ। एक क्वेश्चन मोस्ट 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 आईएमपी क्वेश्चन है ना, इसको ध्यान से समझना आप। इस क्वेश्चन को मैं बहुत ही अच्छे से इसको समझाऊंगा। पादप वृद्धि विनियामक क्या है, व्याख्या कीजिए। पीजीआर है ना। तो पादप वृद्धि का मतलब क्या है बच्चों, जो पौधों की वृद्धि को बढ़ाने के लिए ऐसे हार्मोन्स जिनको पौधों में सिंचाई के रूप में डाला जाता है, वृद्धि बढ़ा देते हैं हार्मोन्स, और वृद्धि को कम कर दे देते हैं, है ना। वृद्धि को बढ़ा देने वाले हार्मोन्स और वृद्धि को कम करने वाले हार्मोन्स, ये अलग अलग प्रकार से होते हैं। यहाँ पे आप पढ़ोगे वृद्धि को बढ़ाने और कम करने वाले हार्मोन। देखिए, सबसे पहला हार्मोन्स की बात करूंगा मैं, ऑक्सिन हार्मोन्स। ये क्या करता है, वृद्धि को बढ़ाता है। और एक साइटोकाइनिन होता है और एक जिब्रेलिन होता है। ये 3 हार्मोन क्या होते हैं, वृद्धि को बढ़ाते हैं, है ना। तो सबसे पहले हार्मोन ऑक्सिन हार्मोन, ये पौधों में स्टेम और जड़ के एपिकल भाग में ऑक्सिन्स को संश्लेषित किया जाता है। ऑक्सिन्स कोशिका वृद्धि के माध्यम से विकास को नियंत्रित करता है ना। विकास को क्या करता है, ये नियंत्रित करता है, बढ़ाता है। कौन कौन से हार्मोन्स हैं ये देख लियो जरा। IAA, IBA और NAA, ये क्या करते हैं, पौधों को वृद्धि को बढ़ाने का काम करते हैं। ये ऑक्सिन हार्मोन्स हैं, है ना। उसके बाद में दूसरा हार्मोन्स पढ़ते हैं हम, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का काम होता है बच्चों, कोशिका का विभाजन करना। क्या काम होता है, कोशिका का विभाजन करना। इतना ही याद रखोगे आप, इतना ही लिखोगे आप, तो आपके लिए सफिशिएंट है। कोशिका का क्या विभाजन करता है, साइटोकाइनिन, है ना। उसके बाद में क्या होता है, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन क्या होता है, वे पौधों के अंकुर में कोशिका विभाजन भी करते हैं और वृद्धि को नियंत्रित भी करते हैं, बढ़ने भी देते हैं। तो ये जिब्रेलिन का काम होता है, कोशिका को विभाजन करना और वृद्धि को बढ़ाना, है ना। तो ये हो गए ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन। ये पौधों की वृद्धि को क्या करते हैं, ये जो पौधा है उसकी वृद्धि को बढ़ाने का काम करते हैं, है ना। और इसके बाद में पढ़ते हैं हम एथिलीन। एथिलीन बहुत ही अच्छा है कि ये वृद्धि को रोक करके क्या है, फलों को पकाने का काम करता है। क्या करता है, फलों को पकाने का काम करता है एथिलीन, है ना। तो ये एक तरीके से हम, यह एक गैसीय हाइड्रोकार्बन है। इसे कुंकित हार्मोन्स के रूप में जाना जाता है। ये पकाने का काम करता है ना, फलों को पकाने का काम करता है। उसके बाद में आगे की चीज़ पढ़ते हैं, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड का क्या है भी है, यह सामान्य तौर पर विकास अवरोधक के रूप में जाना जाता है। जैसे आप देखते हो घर में जो जो बरसात के समय में अमरूद देखे वो फलते हैं ना, तो उस फलन को रोकने के लिए, कोई भी पौधों की वृद्धि को कम करने के लिए, वृद्धि को रोकने के लिए क्या करते हैं कि एब्सिसिक एसिड का उपयोग करते हैं। क्या का उपयोग करते हैं, एब्सिसिक एसिड का उपयोग करते हैं। तो ये जो वृद्धि को रोकने वाले हार्मोन्स हैं, एथिलीन हो गया, एब्सिसिक एसिड हो गया, है ना। तो वृद्धि को रोकते हैं ये। और उसके पहले हम जो बता रहे थे आपको, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन, ये इनका क्या काम क्या होता है बच्चों, वृद्धि को बढ़ाने का काम होता है ना। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन कह सकते हैं हम, पर थोड़ा कठिन लगता है, परंतु इसको आप याद कर लेंगे क्योंकि ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए, है ना। तो ये आप तैयार करके जाएं और 2 बार वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि 2 बार देखने से क्या होगा, आपकी रिवीजन होने से, क्वेश्चन रिपीट होने से आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएंगे, है ना, और समझ में भी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। इसके बाद में एक लघुत्तरी में क्वेश्चन पूछ सकता है, कलम कैंची का आशय क्या है। कलम कैंची क्या होती है भाई, ठीक है।
ये थर्ड अध्याय से हम देख रहे हैं क्वेश्चन, है ना। कलम कैंची ये शाखाओं को काटने, डी शूटिंग, डिसबडिंग, आरी की छड़ें काटने, ठीक है, तनों के साथ पत्ते को छाट हटाने और छोटे पौधों के सिर से काटने के लिए हम कलम कैंची का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, प्रशिक्षण के लिए भी उपयोग किया जाता है, मतलब नई नई आकृति देना पौधों को, उसलिए भी हम क्या करते हैं, कलम कैंची का उपयोग करते हैं, है ना। बडिंग कम ग्राफ्टिंग नाइफ, बडिंग कम ग्राफ्टिंग, ये एक तरीके से ये दो क्वेश्चन बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, इनको आप जरूर पढ़ करके ही जाएंगे, है ना। तो ये 3 नंबर में क्या है, पूछे जा सकते हैं, है ना। एक क्वेश्चन जो मोस्ट मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन कह सकते हैं हम इसको, है ना। औजार और ये क्वेश्चन मोस्ट एमपी है। औजार और उपकरणों के उपयोग के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां, जो आप खेतों में औजार उपयोग करते हो तो उसमें बरती जाने वाली सावधानियां क्या क्या रखना है आपको। पहली सावधानी रखना है, सभी उपकरण और उपकरण बच्चों की पहुंच से दूर रखें। ठीक है। दूसरी, उन्हें सावधानी से संभालें और साथ में मैनुअल में दिए गए निर्देशों का पढ़ के ही पालन करें। ठीक है। उसके बाद में यदि कोई आकस्मिक खतरा हो जाता है तो तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं। चौथा, उपयोग के बाद उपकरण को साफ करके ही रखें। ठीक है। तीसरा, कीटनाशियों उन्नीस कीटनाशकों की और कवकनाशी के छिड़काव के दौरान प्रभावी सुरक्षा उपयोग किए जाने एक मिनट जाने की आवश्यकता होती है। तो जो कीटनाशक का उपयोग करते हो, कवकनाशी का उपयोग करते हो, तो इसमें भी आपको बहुत सावधानियां रखना है। तो ये बहुत ही सरल भी क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, और आईएमपी क्वेश्चन, बिल्कुल मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ना। ये एक क्वेश्चन, फावड़ा और खुरपी की परिभाषा, ये समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ सकते हो भाई, फावड़ा क्या होता है जानते हैं सब, खुरपी क्या होती है। ठीक है। ये बहुत ही ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं बिल्कुल। एक या दो उपकरणों के बारे में पूछ सकता है आपको कि किन्हीं 5 उपकरणों के बारे में समझाइए, इस टाइप से पूछ सकता है। तो आप ये बिल्कुल इनको बुक से ध्यान से देख करके पढ़ लीजिएगा, है ना। जिस टाइप से देख रहे हो आप, यहाँ पे टिप्पणी के रूप में भी आपको पूछ सकता है, जैसे कि हैरो के बारे में समझाइए, कल्टीवेटर के बारे में समझाइए, मतलब कोई 2-4 उपकरण दे सकता है आपको टिप्पणी में, और पूछ सकता है कि इन लोग उनको समझाइए, कल्टीवेटर को भी आप समझते हो, हैरो समझते हो, है ना। तो ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बिल्कुल आप इनको देख करके जरूर जाएँ। तो आज की जो महत्वपूर्ण श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है। आप इनको जरूर अच्छे से पढ़ के जाएंगे बच्चों। और आईएमपी श्रृंखला तो ठीक है, परंतु क्या करना है आपको, एग्जाम में जब भी जाएं तो एग्जाम में एक भी आपको क्वेश्चन, किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले बनने वाले क्वेश्चन हल कर लें फर्स्ट नंबर से, और जो बन नहीं रहे हैं उनको लास्ट में ज़रूर अपना अच्छे से दिमाग लगाकर उनको ज़रूर करें। एक भी क्वेश्चन, आप बच्चे व्यवसायिक के बच्चे हो, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, पूरे क्वेश्चन बनाना है। ठीक है। और हाँ बच्चों, अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो एक सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपके पास में जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। ठीक है। ओके, गुड बाय दोस्तों।